बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मुनज़्ज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं कैच द फीलिंग। अच्छा तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी MGT 111 की शॉर्ट नोट्स लेसन नंबर 27 से लेके लेसन नंबर 30 तक। ठीक है, पिछले दो वीडियोस में हमने 23 एंड 24 का और फिर हमने 25 और 26 की जो वीडियोस थी लेसन की, जो शॉर्ट नोट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और आज के इस वीडियो में लेसन नंबर 27 से लेके मैं आज के इस वीडियो में 4 लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि लेसन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बजट क्या है, असल में बजट किसे कहते हैं। हम तो बजट का एक डिफिनीशन बताते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर और इनकम का स्टेटमेंट है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट है बजट, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये आप देख ले, इस एग्जांपल से आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी, पूरा सब कुछ आपको समझ आ जाएगा कि बजट क्या है। एग्जांपल क्या है कि एक हाउस होल्ड है, ठीक है, उसकी इनकम जो है वो 7000 है, ठीक है, पर मंथ, और उसकी फैमिली मेम्बर्स जो है वो 4 है। अब आप इसे देखें, जो बजट है फॉर 1 मंथ उसकी, ठीक है, वो क्या है, एक मंथ की उसकी जो बजट है वो क्या है। ठीक है, उसकी इनकम 7000 है, ये आप जहन में रख ले। अब इनकम जो है यहाँ उसके दिखा रहे कि सैलरी उसकी 5000 है, 7000 पूरा उसका इनकम है, उसमें सैलरी 5000 है, रेंट ऑन उसकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर 1000 रेंट आता है, और ओवर टाइम 1000 जो है ये और टाइम है। ठीक है, तो 7000 उसकी क्या है, इनकम है। अब ये आप देख लें एक्सपेंडिचर उसके कितने, उसके खर्चात जो वो खर्च करता है उस पर वो कितने। एक है फूड, ठीक है, फूड पे उसके लगते हैं 3000, एजुकेशन के उसके एजुकेशन पे लगते हैं 3000, तो 6000 तो ये हो गए। ठीक है, 7000 में। अब हेल्थ पे उसको जो लगते हैं 1000। ठीक है, अब लोन वो हर महीना मतलब किसी न किसी ज़रूरत के लिए वो लोन लेता होगा। ठीक है, क्योंकि उसके जो ये अखराजात है वो ज़्यादा है, 7000 तो इस पर पूरी हो गई। अब जो रीपेमेंट है लोन की, जो लोन लेता है वो है उसकी रीपेमेंट करना 2000 उसके लोन में आ गया, इंस्टॉलमेंट 2000 आ गया, अदर बाकी जो है 2000 आ गया, तो 13000 इस बंदे की एक्सपेंडिचर है। ये आप नोट कर लें। तो देखिए 7000 इनकम है, 13000 इसके एक्सपेंडिचर है, तो 7000 और 13000 में फ़र्क कितना आया, 6000 इस बंदे की जो है उस पर एक किस्म का कर्ज़ा आता है, 6000 इस पर कर्ज़ा आता है, हर महीना वो लेता है, फिर उस में वो देता है। ठीक है, तो कर्ज़ ले, तो इस तरह से ये सारा जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ ये आप पढ़ लें, व्हाट वी सी हियर इज़ द एक्सपेंडिचर एक्सीड इनकम। जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम वो एक्सीड्स करता है, वो ज़्यादा है उससे। व्हेन एक्सपेंडिचर्स एक्सीड इनकम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम द बजट इज़ इन डेफिसिट। अच्छा, तो ये वाली बात जो है ये आप याद रख लें, जब एक्सपेंडिचर्स जो है, जो उसके अखराजात है वो इनकम से ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम, उसका एक मंथ में उसके हिसाब हो रहे हैं ना। ठीक है, तो द बजट इज़ डिफिसिट, बजट जो है वो डिफिसिट में होते हैं, ये बात आप याद रख लें। अच्छा, व्हाट वी ऑब्जर्व इन द एग्जांपल इज़ दैट हाउस होल्ड इज़ बोरोड मनी एंड लोन इज़ रीपेड एवरी मंथ। वो मनी लेता है, कर्जा लेता है, ठीक है, ठीक है, और उसको दोबारा जो है पे करता है हर महीने। ठीक है, तो ये सारे जो है ये कर्जे वो लेता है और फिर देता है, तो ये सारा जो है ये, तो अब इस इनकम का और एक्सपेंडिचर का, ठीक है, इन दोनों की जो कैलकुलेशन होती है, ठीक है, उन दोनों की जो कैलकुलेशन करते हैं, जो इनकम आता है फिर एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये सारे कैलकुलेशन को, ठीक है, ये सारे प्रोसेस को जो है उसको कहते हैं बजट। ठीक है, एक वक्त में इनकम कितना आता है, ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर कितना होता है, ये कैलकुलेट करना और ये सारा, तो उसको कहते हैं बजट। ये इसका बजट है, ये इस बंदे का बजट है जो हमने पढ़ा। ये इसकी इनकम है, ये इसके एक्सपेंडिचर है, इसमें कर्जा ये है, ये उसका लगता है, तो ये सारा इसको कहते हैं बजट। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम बजट वी कैन एनालाइज वेयर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इनकम। बजट में हम ये एनालाइज करते हैं कि कहाँ जो है एक्सपेंडिचर रिड्यूस होता है और कहाँ इनकम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बात भी आप याद नोट कीजिएगा।
मतलब ऐसा, मतलब ये एनालाइज करना कि एक्सपेंडिचर को किस तरह रिड्यूस किया जाता है और किस तरह इनकम को इंक्रीज़ किया जाता है। तो ये सारे जो है बजट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, वाई ऑर्गेनाइजेशंस नीड बजट, ऑर्गेनाइजेशन को बजट की ज़रूरत क्यों होती है? तो ये आगे पढ़ते हैं कि हाउस होल्ड इज़ अ स्मॉल इकॉनमी, ठीक है, विच यूजेज इनपुट्स एंड गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स। अच्छा, हाउस होल्ड जो है स्मॉल इकॉनमी है, ठीक है, सबसे स्मॉल अगर हम बात करते हैं तो वो इनपुट यूज़ करते हैं, मतलब ये है कि मतलब जो उसको आता है इनकम, ठीक है, वो यूज़ करते हैं, गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, और आउटपुट वो गिव करते हैं सर्विसेज के, मतलब जो उसको नीड्स है वगैरह, ठीक है, दैट इट प्रोवाइड्स, ठीक है। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन यूज इनपुट एंड प्रोसेस इनपुट टू गिव आउटपुट। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनपुट यूज़ करते हैं एंड इनपुट्स प्रोसेस इनपुट्स टू गिव आउटपुट्स, और इनपुट्स को फिर वो प्रोसेस करके आउटपुट निकालते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंट्रोल द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट दीज आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? गोल को अचीव करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो वो जो है वो अपने जो उसकी गोल्स को अचीव करने का जो मकसद होते हैं वो उसको फिर यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। बजट आल्सो इंडिकेट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू डू इन फ्यूचर। बजट जो है ये भी इंडिकेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर में क्या प्लान करते हैं, तो ये भी बजट के लिए इंडिकेट है, ठीक है। तो अब हम असल डिफिनीशन की तरफ आते हैं, बजट के असल डिफिनीशन की तरफ, ठीक है। वही पिछला जो हमने सारा किस्सा एग्जाम्पल पढ़ा वही है सिंपल, लेकिन डिफिनीशन इसके पढ़ते हैं क्या? बजट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो एक्सपेंसेस और रिवेन्यू है उसकी जो कैलकुलेशन वो करते हैं, ठीक है, कि ये जो इनकम आता है ये इनकम उसका होता है, या ये रिवेन्यू है ये उसका मुनाफा है, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस है एक स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जो है ये इसको कहते हैं बजट, ये आप याद रख लीजिएगा। अब बजट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक इनकम। पब्लिक इनकम के कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। जस्ट अ हाउस होल्ड हैव इनकम, गवर्नमेंट आल्सो हैव सोर्स ऑफ इनकम। जिस तरह एक हाउस होल्ड का इनकम होता है इस तरह गवर्नमेंट का भी इनकम होता है, ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा। द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज़ टैक्सेस। ये हमने टैक्सेस पूरा हमने पढ़ा था अगर आपको याद है। तो गवर्नमेंट की जो सोर्स है इनकम का वो है टैक्सेस, और टैक्सेस जो है वो बहुत वेरियस ऑफ टाइप्स, ठीक है, उसके वेरियस टाइप्स है। एक है टैक्स रिसेप्ट, एक है नॉन टैक्स, ये दो उसकी टाइप्स है, ठीक है, ये आप याद रख लें। कैन बी टैक्स रिसेप्ट जो है वो कैन बी डिवाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दो किस्म के टैक्सेस में वो डिवाइड होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है वो लेविड ऑन इनकम, तो इनकम आता है उस पर लगाते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स वो उसकी इनकम से डायरेक्टली नहीं लेते, ठीक है, बल्कि उससे जो प्रोडक्ट या सर्विसेज ख़रीदना होता है, जो फूड या सर्विसेज ख़रीदना होता है उसके ऊपर लगते हैं टैक्स, और वो उसका टैक्स जो है उसमें देते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ूड के ऊपर एक टैक्स होता है या सर्विसेज के ऊपर, वो आपको कीमत बताता है कि ये उसका कीमत है ओरिजिनल और ये उसके टैक्स है। तो आप टैक्स के बगैर बिल्कुल नहीं ख़रीद सकते, आप टैक्स अदा करेंगे तो आपको आपके फ़ूड और आपके सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड होगी, ठीक है। अच्छा, नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन से हैं? जो टैक्स नहीं लेते, ठीक है। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स जो है वो कंप्राइज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी से जो इनकम आता है उस पर वो टैक्स तो नहीं देते ना। जिसके मतलब मेरी प्रॉपर्टी है उस पर मैं जो है या तो मैंने बिल्डिंग बनाया हुआ है, मुझे उससे इनकम आता है, किराया आता है, ठीक है, वो टैक्स नहीं होता। या मैंने उस पर कोई टमाटर वगैरह वो किए होते हैं तो उसका भी तो इनकम जो मुझे आता है टैक्स तो नहीं लेते। तो ये उसको कहते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड रिसिप्ट फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कहते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। अच्छा, आगे हम जाते हैं प्रिंसिपल पर्पस ऑफ टैक्सेशन की जो प्रिंसिपल
पर्पज़ है वो क्या है, तो एक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एक है टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये होता है कि जो टैक्स उनको मिलते हैं वो टैक्स रिसेप्ट में जो होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो टैक्स इकट्ठा होते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं वो टैक्सेस जो है फ्रॉम रिच टू पुअर, जो गरीब लोग हैं उनको फिर वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वो टैक्स तो वो मतलब लेते हैं लेकिन वो अवाम का ही पैसा होता है ना। ठीक है, तो उन पे ही लगाते हैं। तो एक हुकूमत रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये आता है कि हुकूमत ये करता है कि वो रिच से पुअर तक जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के सच इज़ कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड रिडक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट, इन चीज़ों के लिए। अच्छा, आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ गुड टैक्सेशन। गुड टैक्सेशन जो खुराक के जो टैक्स होते हैं, ठीक है, गुड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टैक्सेशन। अच्छा, आदम स्मिथ द इकोनॉमिस्ट हु रोट वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776 सेड दैट अ गुड टैक्स हैज़ फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल। उसके 4 प्रिंसिपल्स है। आदम स्मिथ ने ये एक वेल्थ ऑफ नेशन इन 17 ये एक बुक में अपना ये क्या कहते हैं इसके प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टैक्सेशन लिखे। अच्छा, ये देखें आप, नंबर फर्स्ट, अ गुड टैक्स शुड बी इक्वल। गुड टैक्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो अमीर और गरीब है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसे कहते हैं कि जो अमीर है और जो गरीब है, तो अमीर को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा गरीब से। ठीक है, तो ये इक्वल हो गए ना, क्योंकि गरीब के पास उतना वो नहीं होता कि वो टैक्स अदा करे, क्योंकि वो एक तो वो गुड ख़रीद रहा है, ठीक है, ऊपर से गुड का जो टैक्स है वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने अपने बुक में यही लिखा था कि जो गरीब है, ठीक है, तो वो अमीर से थोड़ा कम टैक्स देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे साथ है गुड टैक्सेशन शुड बी सर्टेन। नंबर सेकंड ये है। नंबर थर्ड है अ गुड टैक्स शुड बी कॉन्वीनियंट एंड अ गुड टैक्स शुड बी इकोनॉमिकल। तो ये 4 जो है रूल्स हैं वेल्थ ऑफ नेशन में आदम स्मिथ ने लिखे हैं। ठीक है, 1776 में। ये बात आपने याद रखनी है, ये भी एक MCQs है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के अक़साम क्या है। ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हमने पढ़ा भी है पहले। इसके अंदर आता है डायरेक्ट टैक्स के इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वर्कर्स वेलफेयर टैक्स, ठीक है, और एंड कैपिटल टैक्स। ये 4 टैक्सेस जो है ये डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, डायरेक्ट उनसे लेते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट मीन आपने पढ़ा कि जो इसकी इनकम आती है, ठीक है, जो वेल्थ है, जो वर्कर्स वेलफेयर टैक्स है और जो कैपिटल टैक्स है। इनडायरेक्ट जो है उसमें आते हैं कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो ये तीनों जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से हैं। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, अच्छा, उसमें आते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्राइज, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम रेलवेज, प्रॉफिट फ्रॉम PTCL, प्रॉफिट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस इन मिससेलेनियस। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो है क्या है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के फ़ायदे क्या है, जो डायरेक्ट उनसे लेते हैं, जो सैलरी आती है किसी की तो उससे कटते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स टेंड टू बी प्रोग्रेसिव। ये देखिए, पीपल इन द हायर इनकम ग्रुप्स पे ग्रेटर टैक्स देन पुअर पीपल। अच्छा, जो लोग ज़्यादा इनकम लेते हैं वो और जो कम इनकम लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इनकम लेने वालों से ज़्यादा टैक्स लिए जाते हैं बनिस्बत कम इनकम लेने वालों से। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। इनकम टैक्स इज़ ग्रेजुएटेड सो दैट हाई इनकम अर्नर पेज अ लार्जर टैक्स। आल्सो प्रोजेक्टेड वेल्थ टैक्स वुड अप्लाई टू दीज ओविंग मोर देन अ सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ। अच्छा, इसमें आप एक बात याद रख लीजिएगा कि जो ज़्यादा इनकम जिसकी होती है उससे ज़्यादा टैक्सेस इसलिए भी लिए जाते हैं कि मतलब जो डिमांड ज़्यादा करते हैं ना इनकम की, ठीक है, तो अगर जो लोग डिमांड ज़्यादा इनकम की करेंगे तो उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा आएगा। तो उस वजह से बहुत से लोग जो है ज़्यादा डिमांड इनकम की करते भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक वजह है उसकी। ठीक है, अच्छा, आगे हम जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के असरात क्या है, उसकी क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो टैक्सेशन वैरायटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, ये देखें, ऑन इनकम, उसकी इनकम पे क्या इम्पैक्ट है।
ठीक है, उसकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और प्राइसेस और इकोनॉमी। हायर टैक्सेस रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम। हायर टैक्सेस क्या करते हैं? डिस्पोजेबल इनकम को रिड्यूस करते हैं, मतलब जो पीपल स्पेंड करते हैं आफ्टर टैक्सेशन, जो टैक्स वो देते हैं उसके बाद जो उसका इनकम होता है, तो ज़रूरी मतलब वो बात है कि मतलब वो अगर उसकी टैक्सेशन उससे कट जाए तो इसकी इनकम कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और उसका जो क्या कहते हैं उसको स्पेंड, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि हाई डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इंडिविजुअल और फर्म्स की एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं कि वो जो है अपनी जो सेविंग्स है और जो इन्वेस्ट वो कर रहे हैं वो थोड़ा मतलब रिड्यूस कर ले। ठीक है, आगे हम जाते हैं ऑन प्राइसेस। प्राइसेस पे जो है वो टैक्स का क्या इम्पैक्ट है? हायर डायरेक्ट टैक्स हैव डिफ्लेशनरी इफेक्ट ऑन द प्राइसेस बाय रिड्यूसिंग डिमांड। वो प्राइस पे जो टैक्स लगाते हैं वो डिमांड को कम करने के लिए, ठीक है, उसका डिमांड जो है कम हो जाए। ठीक है, तो नंबर 4 ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होता है? हायर टैक्सेशन वेल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल रिड्यूस डिमांड इन द इकोनॉमी विच वेल हैव डिफ्लेशन इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। अच्छा, ये भी सेम बात है कि जो वो डिमांड इकोनॉमी में होती है, ठीक है, उसको कम करते हैं, ठीक है, और वो इकोनॉमी पे एक डिफ्लेशनरी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन नंबर 27 था, 2 ही पेजेस है। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट उसको बनाया है। ठीक है, आगे हम जाते हैं लेसन नंबर 28। तो लेसन नंबर 28 में हमारा है पब्लिक बजट। वो बजट था, बजट का हमें तो समझ आ गया। अब पब्लिक बजट जो है वो क्या है? ठीक है, अच्छा, तो द प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जो है वो अ मेथड फॉर मेकिंग फंडामेंटल डिसीजन अफेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। वो क्या करते हैं? फंडामेंटल डिसीजंस बनाते हैं। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग वो क्या करते हैं? फंडामेंटल डिसीजंस बनाते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स को और जो मैग्नीट्यूड है गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट के, उसको अफेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट है। अच्छा, अब जो ज़ीरो बेस बजटिंग है यानी ZBB, ठीक है, जो न्यू बजट्स आते हैं, ठीक है, तो वो ज़ीरो से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस बजट्स होते हैं तो प्रीवियस बजट्स को भी जो है उसमें शामिल करते हैं, लेकिन उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, उसको एडजस्ट किया जाता है तो फिर स्टार्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसकी हर एक डॉलर जब स्पेंड होता है, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम, बजट के एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसके बारे में जो मैनेजर सोचते हैं हर एक डॉलर के बारे में, तो मतलब हर एक डॉलर एक किस्म की उसके बारे में सोचते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है इंक्रीमेंटल बजट। ठीक है, इंक्रीमेंटल बजट क्या होता है? इंक्रीमेंटल बजट जो है वो जो एक्सपेंडिचर फिगर है लास्ट ईयर की, ठीक है, उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, और जो मतलब जो न्यू बजट है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और जो नेक्स्ट ईयर का बजट फिगर है वो भी जो है उसमें मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर फिगर था वो था 1 लाख, ठीक है, और जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर फिगर है वो 10% इंक्रीज़ हो गए, तो वो है 1,10,000। ठीक है, और जो फिगर कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर की बजट का फिगर भी उसमें मौजूद होगा, तो फिगर यही होगा कि हर साल वो इंक्रीज़ होता है, तो 1 लाख से इस साल जो है 1,10,000, तो नेक्स्ट ईयर 1,20,000 वो होगा बजट। ठीक है, तो सो इंक्रीमेंटल बजट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परसेंटेज विच आर इंक्लूडेड इन नेक्स्ट ईयर बजट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है द फेडरल कंसोलिडेट फंड। ठीक है, तो the federal consolidated fund is a fund of government that contains all revenues received by the federal government। जितनी भी federal government से revenues receive हुई है वो उसमें मौजूद होगा। ठीक है, और जो loans या जो भी money receive हो गई है, ठीक है, ठीक है, और आर्टिकल 78 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान के, वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये एक MCQs है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द फंड। फंड के कस्टोडियन कौन है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, पार्लियामेंट जो है वो फंड के कस्टोडियन होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, जो पार्लियामेंट है वो क्या करते हैं?
वो जो फंड की मनी इनटू द फंड, ठीक है, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू द फंड, विथड्रॉल ऑफ द मनी, कस्टडी ऑफ द अदर मनी एटसेट्रा, ये सारा जो है ये पार्लियामेंट ही जो है उसको रेगुलेट करते हैं। और जो ऑल एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिचर्स है वो पार्लियामेंट अप्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है एनुअल बजट स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है जो हर साल जो बजट रिलीज़ होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट। जो बजट वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट। और वो क्या करते हैं, जो रिसेप्ट्स होते हैं उनकी, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट की, उसको वो शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है बजट प्रिपरेशन। बजट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बजट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसको जो है ये 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई जून तक जो है ये उसमें स्टार्ट होता है, और फिर जो ये फाइनलाइज्ड होता है 30 मई को, ये उससे बिफोर जो है ये फाइनलाइज्ड होता है, ठीक है। और एक होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स, इक्विपमेंट्स वगैरह जो है उसकी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं तो वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिसमें सैलरीज, स्टाफ पेमेंट्स ऑफ यूटिलिटीज़, जिसमें सैलरीज ऑफ स्टाफ, पेमेंट ऑफ यूटिलिटीज़, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स इन रनिंग, ठीक है, तो ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन, ठीक है। जब बजट रेडी होता है, ठीक है, तो इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। हमने पढ़ा कि फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करते हैं नेशनल असेंबली में। एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन मींस दैट द असेंबली अप्रूव्स एक्सपेंडिचर व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम द बजट दैट वाज प्रेजेंटेड। असेंबली जब इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि जब असेंबली उसको अप्रूव करते हैं, ठीक है, जो बजट वो लोग प्रेजेंट करते हैं। एंड दिस अप्रूवल इज़ फॉर 1 ईयर ओनली, और ये जस्ट 1 ईयर के लिए अप्रूव होते हैं, ठीक है। द बजट इज़ डिस्कस्ड इन द असेंबली विच गिव्स असेंट टू स्पेंड फ्रॉम द बजट। जो बजट उन्होंने बनाया होता है वो असेंबली में ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है, और जो बजट उनके पास होता है उससे ही फिर स्पेंड किया जाता है। तो ये एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन था हमारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम चाहते हैं, ये हमारा लेसन नंबर 28 क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेसन नंबर 29 की तरफ जाते हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन। अच्छा, फिस्कल फेडरेशन डिफाइंड। अच्छा, फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो हमारे साथ क्या है? फिस्कल फेडरलिज्म इज़ द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है और जो लोकल गवर्नमेंट होता है उनके बीच जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप होते हैं उसको कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर फंड्स विद द लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फिस्कल फेडरलिज्म की थ्योरी के मुताबिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वो लोअर लेवल की गवर्नमेंट्स है उनके साथ फंड्स शेयर करें, ठीक है। अच्छा, नेशनल जो, अच्छा मैं आपको बता दूँ सिंपल, जो सूबों के फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है, सूबों के लिए जो फंड्स आते हैं, जैसे कि कैपिक है, ठीक है, सिंध है वगैरह, तो इन सूबों के लिए जो फंड्स आते हैं तो उन सूबों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जो लोअर लेवल की गवर्नमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के फिर उनके उस सूबे के अंदर जो होते हैं तो उनको वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। अच्छा, नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC, तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 160, ठीक है, NFC is constituted. The NFC is a temporary body that decide criteria on the basis of which taxes collected by the federal government are the distributed between federation and provinces and among provinces. जो नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 160 के मुताबिक, ठीक है, 1973 क्या कहते हैं कि जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, वो फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान
उनके दरमियान वो टैक्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करते हैं तो फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान वो टैक्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे साथ है क्राइटेरिया ऑफ वर्टिकल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वर्टिकल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं? फ्रॉम द डिविजिबल पूल द रिसोर्सेज आर शेयर बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। अच्छा, तो जो रिसोर्सेज फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान शेयर होते हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान शेयर होते हैं उसको कहते हैं वर्टिकल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रॉम द डिविजिबल पूल। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स: डिफेंस, debt servicing and social action program. The federation government using these criteria give 37.55% to the provinces and retain to the rest of itself for running its expenditure. Federal government क्या करते हैं, वो 37.55% जो है वो provinces को provide करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो रेस्ट बचता है वो ख़ुद के लिए, उनकी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके लिए रखते हैं। ठीक है, अच्छा, हॉरिजॉन्टल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 37.55%, ठीक है, अमॉन्ग द प्रोविंसेस, वही होते हैं जो प्रोविंसेस के लिए वो निकालते हैं। ठीक है, द क्राइटेरिया यूज्ड आर पॉपुलेशन। ठीक है, वो पॉपुलेशन ही यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ द क्राइटेरिया इज़ डिबेटेबल एंड देयर इज़ अ जनरल लैक ऑफ एग्रीमेंट ऑफ दिस क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल क्राइटेरिया क्या है ये आप देख लें। मल्टीपल क्राइटेरिया, सिंस द क्राइटेरिया यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इट्स इज पॉपुलेशन, बलूचिस्तान, NWFP एंड सिंध डिसएग्रीड टू द क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया उनको दिया जाता है 37.55%, ठीक है, जो प्रोविंसेस को प्रोवाइड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट, तो क्या होता है, जो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, वो उससे डिसएग्री थे। ठीक है, वो इस क्राइटेरिया से डिसएग्री थे। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम पंजाब हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन। उनके मुताबिक पंजाब जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो उस वजह से जो है उन्होंने मल्टीपल क्राइटेरिया को बनाया और उन्होंने कहा कि ये मल्टीपल क्राइटेरिया जो है ये ही यूज़ होगा। ठीक है, इसमें जो है मल्टीपल क्राइटेरिया में क्या है, पॉपुलेशन आता है, डिस्टेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम आता है। मतलब पॉपुलेशन उन्होंने इंक्लूड किया कि अगर एक प्रोविंस का पॉपुलेशन इतना है तो दूसरे का इतना है, दूसरे का है, तो उस हिसाब से जो है फिर बाकियों को जो है वो कम नहीं जाता। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, एरिया, ठीक है, उन्होंने इंक्लूड किया, इंडेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स एफर्ट, ये सारी चीज़ें उन्होंने मल्टीपल क्राइटेरिया में इंक्लूड किया। ठीक है, कंट्रीज दैट हैव फेडरल स्ट्रक्चर आर यूज मल्टीपल क्राइटेरिया। जिस कंट्रीज़ की फेडरल स्ट्रक्चर होते हैं वो अब मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेसन है लेसन नंबर 30, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, लियोनार्ड डी के मुताबिक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आप याद रख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशल रूल्स एंड प्रेसिडेंट्स एंड द एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस, ये सारी जो है इनके सम को, इनके टोटल को जो है सम टोटल को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, और इसका मतलब ये है जो पब्लिक ऑफिशियल्स है, ठीक है, वो अकाउंटेबल हो गए उनके ऑफिशियल एक्शंस को। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के टाइप्स क्या है? ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक है इंटरनल कंट्रोल और एक है एक्सटर्नल कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी में इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है? इंटरनल कंट्रोल इज़ बीइंग अकाउंटेबल टू वन सेल्फ। ठीक है, खुद के लिए अकाउंटेबल होगा इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इट इज़ एन इंडिविजुअल्स पर्सनल कमिटमेंट टू बी ट्रू
टू देयर वैल्यूज़ एंड टू फुलफिल देयर प्रॉमिसेस। जिन उनके जो प्रॉमिसेस होंगे, उनके जो वैल्यूज़ होंगे, उनको ट्रू करने के लिए वो एक कमिटमेंट, एक किस्म की कमिटमेंट होती है, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द इनसाइड आउट एंड क्रिएट द क्रिएटिबिलिटी दैट अदर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। ये इनसाइड से खुद ही आता है और जो क्रिएटिबिलिटी वो क्रिएट करते हैं कि जो अदर्स जो है उन पे ट्रस्ट करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। तो ये अकाउंटेबिलिटी की इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। वो डायरेक्टिंग, रेगुलेटिंग, सुपरवाइजिंग, एडवाइजिंग, इंस्पेक्टिंग एंड इवोल्वेटिंग इस पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, एक्सटर्नल कंट्रोल क्या होता है अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है। कम्स फ्रॉम द आउटसाइड इन, आउटसाइड से आता है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल जो है वो खुद से आता है, इनसाइड से, ठीक है। और जो एक्सटर्नल कंट्रोल होते हैं वो खुद से नहीं आता, ठीक है। वो जो है अदर्स, जो आउटसाइड के जो लोग हैं वही उसको करते हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट पीपल फील कंपेल्ड टू फॉलो अ सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड स्टेप। अच्छा, अब इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं, जो मेथड्स हैं वो यूज़ होते हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, एक है हायरार्चिकल ऑर्डर, एक है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, और एक है बजटरी कंट्रोल, और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, ठीक है। और एक्सटर्नल कंट्रोल में कौन से मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल, क्वेश्चंस, resolution and motions, debates and discussions and committees of legislature, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल कंट्रोल में आते हैं, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, एक्सटर्नल कंट्रोल जो है मेथड, एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की मेथड्स क्या है, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के मेथड्स क्या है। द एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। जो मेथड्स है ये देखिए, पॉलिसी मेकिंग, एक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो एक्सरसाइज कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव का वो है पॉलिसी मेकिंग, एक है बजटरी सिस्टम और एक है रिक्रूटमेंट सिस्टम, ठीक है। और जुडिशल कंट्रोल जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, विच एक्सरसाइज कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर एक्सरसाइज करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ जुडिशल कंट्रोल इज टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड लीगलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड दस द प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम द wrongful एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। अच्छा, तो मेन पर्पस जुडिशल कंट्रोल की जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो यही है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी लीगलिटी है वगैरह, ठीक है, तो वो इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ जुडिशल कंट्रोल हो गया, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेमेडीज़, रेमेडीज़ के कितने टाइप्स हैं। अच्छा, तो रेमेडीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो अनलॉफुल एक्ट्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, रेमेडीज़ उनके अगेंस्ट जो है वो लीगल काम करते हैं, ठीक है। तो वो 2 सिस्टम है, एक है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। ये दो लॉज है रेमेडीज़ के, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो एवरीबडी, जो हाई हो या लो हो या ऑफिशियल हो या प्राइवेट हो, ठीक है, तो उन सब के लिए सेम लॉ होगी, ठीक है। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स इज़ नॉट अबाउ द लॉ, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इस लॉ से अबाव नहीं होगी वाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़, और ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो है वो अपनी परफॉर्म करेगी। ऑर्डिनरी द एग्रीव्ड पार्टी ऑफ द शेल हैव ऑल दोज लीगल रेमेडीज अगेंस्ट द ऑफेंडिंग ऑफिशियल विच आर नोन एज द प्रोग्रेटिव रिट्स, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ सिस्टम था, ठीक है। तो ये आज का लेसन था हमारा, लेसन नंबर 30, ठीक है। उम्मीद है आप सबको मेरे शॉर्ट नोट्स जो है पसंद आए होंगे। इसी तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।